हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखते हैं वर्क एनर्जी पावर में मैकेनिकल एनर्जी। आईसीसी चैप्टर 2 फिजिक्स में मैकेनिकल एनर्जी देखते हैं। तो बच्चों, अगर हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे आपको। तो हम लोग देखते हैं मैकेनिकल एनर्जी क्या है। मैकेनिकल एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी इज ड्यू टू इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट और मोशन। यानी किसी बॉडी में मैकेनिकल एनर्जी तब होगी जब वो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट के कारण होगी या स्टेट ऑफ मोशन के कारण होगी। दो चीजों के कारण जो एनर्जी होगी उसी को कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी। तो दो बातें आ गई इसमें, एक स्टेट ऑफ रेस्ट, एक स्टेट ऑफ मोशन। तो इसका मतलब दो एनर्जी है, दो टाइप की एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी। नंबर वन आएगी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ये किसके कारण है? ड्यू टू द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। ये बॉडी में मोशन के कारण जो एनर्जी है उसके ये हो गई ड्यू टू द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। ये मोशन के कारण हो गई, जो बॉडी मूव कर रही है उसके कारण हो गई। और ये क्या हो गई? ड्यू टू इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। इसकी पोजीशन के कारण, इसकी शेप के कारण, इसकी डिफॉर्म, इसकी चेंज शेप के कारण हो गई, यानी स्टेट ऑफ रेस्ट के कारण। स्टेट ऑफ रेस्ट लिख लीजिए यहां पर। ये हो गई मोटी मोटी बात है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला देखते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी क्या चीज होती है ये हम लोग देखते हैं। तो इसको कहेंगे यहां पर काइनेटिक एनर्जी पहला देख लेते हैं हम लोग। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन। उसकी स्टेट ऑफ मोशन, उसके जो मोशन हो रहा है किसी बॉडी में, जो आगे बढ़ रही है, जो उसकी स्पीड के कारण जो हो रहा है, वो एनर्जी हो रही बॉडी में, वो कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, उसे कहते हैं। अब इसको मेजर कैसे करें? इसको मेजर कर इस तरह करते हैं कि इसका इट इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि वो बॉडी रेस्ट में आने से पहले जो मूव कर रही है, जो बॉडी मूव कर रही है, वो रेस्ट में आने से पहले जितना वर्क करती है वही उसकी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। जैसे एक बॉडी यहां पर है, इसको जो है मूव कर रही है आगे, यहां तक मूव कर गई आपकी, ठीक है। ये वेलोसिटी v से मूव कर रही है, वेलोसिटी v बड़े से लिख लीजिए। और ये जो है मूव कर रही है, और जब तक ये रेस्ट में ना जाए, रेस्ट में आने से पहले जितना काम ये करती है, ठीक, वही उसकी काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। यानी रेस्ट में आने से पहले, इसका मतलब b इक्वल टू 0, लास्ट में स्पीड इसकी 0 हो जाएगी। अब ये देखिए कि क्यों कब कोई बॉडी रेस्ट में कैसे आएगी जो मूव कर रही है। इसका मतलब कोई रिटार्डिंग फोर्स उस पर लग रहा है, इस पे रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, रिटार्डेशन लग रहा है, तभी वो रेस्ट में आती है, चाहे फ्रिक्शन हो या कोई भी हो। तो रिटार्डेशन लग रहा है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कह सकते हैं आप इसको, या फोर्स लग रहा है, रिटार्डिंग फोर्स, तो इसके कारण ये रेस्ट पे आ गई। और बिफोर कमिंग टू रेस्ट इसने कितना डिस्टेंस कवर की? ये डिस्टेंस कवर किया, ये s डिस्टेंस इसने कवर किया। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यही जो होगी, यही जो मेजर है, यही काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट है। अब इसको कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो बहुत सिंपल बात है, इसको देखने के लिए सबसे पहले आप ले लीजिए इसको थोड़ा और फिर से छोटा सा बना देते हैं, जिससे कि आसानी हो जाए। एक यहाँ ये बॉडी है, यहाँ आके रेस्ट पे आ गई, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी इक्वल टू 0 हो गया, और ये हो गई डिस्टेंस s, और ये रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है a, तो फोर्स लग रहा है F, रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है आपका F, ठीक। अब देखते हैं, अब ये जो वर्क एनर्जी क्या हुआ? वर्क डन बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ? वर्क डन। तो वर्क डन बिफोर कमिंग टू रेस्ट, इसका मतलब यही वर्क डन ही काइनेटिक एनर्जी के है। तो ये क्या होता है? के, हाँ ठीक है, Fs होता है, F इंटू एस। ओके, तो F क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन।
F होता है ma, ये तो सब लोग जानते हैं, पहले से ही पढ़ रखे हैं, F इक्वल टू ma होता है। अब यस हमें चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, आपने थर्ड इक्वेशन आप मोशन पढ़ा होगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन यहाँ देखिए जो एक्सीलरेशन है वो निगेटिव एक्सीलरेशन है, तभी तो बॉडी रेस्ट में आ रही है, तभी तो रुक रही है। यानी निगेटिव एक्सीलरेशन मींस ए जो है माइनस ए में होगा, ये नहीं रिटार्डेशन लग रहा है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो यहाँ ये हो जाएगा यू स्क्वायर जो है ये v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी, तो रेस्ट में आ जाएगी तो 0 हो जाएगा। v स्क्वायर इसी को इनिशियल वेलोसिटी v मान लेते हैं, तो v स्क्वायर माइनस 2as, माइनस किस लिए हुआ, रिटार्डेशन जो है a हो गया यहाँ पर माइनस a में, a जो है माइनस a में लिख लेंगे, ठीक है, a को माइनस a में, इसलिए यहाँ माइनस 2as आ गया। अब ये क्या हो जाएगा आपका v स्क्वायर इक्वल टू 2as हो जाएगा, 2as, तो यस इज इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2a। तो यही वैल्यू जो है आप यहाँ रख दीजिए k, यस इंटू यस की वैल्यू रख दीजिए v स्क्वायर अपॉन 2a। ये हो गया, कट गया, तो बच गया m और b स्क्वायर अपॉन 2 यानी हाफ mv स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक बच्चों। तो हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब ठीक, अब इस पे देखना है हम लोगों को, ये समझ में आ गया इतना। अब आगे बढ़ते हैं, किस पे डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी। पहला केस देख लेते हैं, आपने फार्मूला तो मालूम ही है, k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ये तो आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए k डिपेंड कर रहा है सीधा मास पे, अगर b कांस्टेंट है यानी वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रह रही है तो k किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। अब दो बातें यहां से अगर कंपैरिजन करने के लिए कंपेयर करने के लिए दे दे कोई चीज, कि दो बॉडी है जिनके मास m1 है m2 है, यानी अगर m1 मास है और m2 मास है, m1 एंड m2 मास है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी का कंपेयर कीजिए कि किसमें कितना ज्यादा है कम है, और जो है उसका रेशियो निकालिए, कुछ भी क्वेश्चन दे सकते हैं। तो अगर v कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, केवल m पे डिपेंड कर रही, तो k1 हो जाएगी m1 और k2 अपान हो जाएगा m2, ठीक है। तो इस सीधे मास पे डिपेंड करेगी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इस तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी बात आ गई यहाँ पे, अगर मास कांस्टेंट है, इफ मास इज कांस्टेंट, तो क्या होगा बच्चों, मास कांस्टेंट है m, तो सीधा k जो है v स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे मास इसको इधर रख लीजिए, हाफ हाफ तो कट ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मास वेलोसिटी स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। इसी तरह अगर मास कांस्टेंट है, दोनों यानी मास सेम है दोनों बॉडी का, तो अगर उसका कंपेयर करेंगे तब काइनेटिक एनर्जी का करेंगे कंपेयर, तो k1 अपान k2 इक्वल टू हो जाएगा v1 अपान v2, v1 स्क्वायर अपान v2 स्क्वायर, या आप जो है v1 अपान v2 का होल स्क्वायर कर लीजिए, जैसे भी सही लगे। तो दोनों की वेलोसिटी का स्क्वायर के बराबर होगा, ये जो है k1 अपान k2, ये कंपेयर करेंगे तो इस तरह आएगा, ठीक है। अब हम लोग तीसरी चीज देखते हैं, इसी से जुड़ी हुई तीसरी चीज देखते हैं। ये सारे फार्मूले जो जितने बताए जा रहे हैं ये आगे उसमें न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। अब रिलेशन बिटवीन आपका काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की, आप लोग जानते हैं मोमेंटम को p से लिखते हैं, ये mv के बराबर होता है, p इक्वल टू mv, पहले से पढ़ा मास इंटू वेलोसिटी, ये p होता है मोमेंटम। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है v की वैल्यू अगर हम v इक्वल टू p/m ले लें और यहाँ की v की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, तो क्या होगा बच्चों, हाफ
यम यानी पी बाई यम का स्क्वायर, हाफ यम पी स्क्वायर अपान यम स्क्वायर यानी यम बाई यम, ये क्रॉस कट गया तो पी स्क्वायर अपान 2m, ये आ गया k इक्वल टू पी स्क्वायर अपान 2m। तो पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2km, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, p इक्वल टू रूट 2km भी लिख सकते हैं। सिंपल बात यहाँ पे आ गई। अब इससे जो है क्या क्या मिलता क्या है हमें, जो है इसका अगर इसको ले लिया जाए पी स्क्वायर अपान 2km, इसको ले लेते हैं, फर्स्ट केस हम लोग देख लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ P जो है काइनेटिक एनर्जी अगर कांस्टेंट है तो, इफ K इज कांस्टेंट, अगर K जो है कांस्टेंट है, इसको थोड़ा साफ लिख लेते हैं नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। इफ K इज, अगर K को कांस्टेंट मान लिया जाए तो P किस पे डिपेंड करेगा, P डायरेक्टली डिपेंड करेगा m पे। इसका मतलब ये हुआ कि जो मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास, यानी जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा मोमेंटम। क्लियर। अब दूसरा केस देख लेते हैं, दूसरा केस ये देख लेते हैं, इसको यहां से ले लेते हैं, ठीक। दूसरा केस हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं, यहां तो मास देख लिया हमने, ठीक। और दूसरा इसको लेके देख लेते हैं, K इक्वल टू पी स्क्वायर अपान 2m। इसका मतलब क्या हुआ, अगर P कांस्टेंट हो जाए, P इज कांस्टेंट, तो क्या होगा, अगर P कांस्टेंट हो जाए यहां पर तो क्या होगा, P कांस्टेंट होने का मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी सीधे सीधे मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, यानी जितना कम मास होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, जितना कम मास होगा उतना काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और जितना ज्यादा मास होगा उतना काइनेटिक एनर्जी कम होगी। किसी बॉडी का मास कम होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी इफ P इज कांस्टेंट। ये दो रिलेशनशिप हमने देख ली। अब हम बच्चों आएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम पे, लेकिन उससे पहले तीन बातें हम देख लेते हैं कि क्या है, क्या चीज ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, क्या चीज। स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट, ये सब हम लोग बोलते जा रहे हैं जो बुक की लैंग्वेज में, वो एक्चुअली है क्या चीज वो हम देख लेते हैं। जैसे बच्चों एक मोटरसाइकिल है या कार है, तो उसको हम लोग, वो अगर सिंपल स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ी है तो हम जाके उसको टच करें, जो उसको उसके सामने खड़े हो जाए, उसके पीछे खड़े हो जाए, कोई फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह कोई बड़ा सा जो है आयरन बॉल है या स्टोन है, बहुत हैवी स्टोन है, उसको जाके हम छुएं, उसके ऊपर बैठ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही कार या वही मोटरसाइकिल अगर 100 की स्पीड में आ रही है, उसके सामने खड़े हो जाएंगे क्या, तब तो काम लग जाएगा अच्छे से। तो इसका मतलब फर्क किस चीज से पड़ा, फर्क पड़ा उससे, उसकी मोशन से पड़ा, उसकी स्पीड से पड़ा, जो मूव कर रही है उसकी वजह से फर्क पड़ा। यानी when the car was at rest, car was simply standing in a garage, you can touch it, you can stand in front of, you can stand in the back, no problem at all. But when same car is moving at the speed, any speed, and you cannot stand in front of that, and never take such an adventure in your life, otherwise life will be gone. तो कुछ होने वाला, तो उससे जो है बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा। वही एक बॉल है, स्टोन है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको ले करके और छत पे चले जाइए और नीचे कोई जा रहा हो उसके ऊपर गिरा दीजिए, तो क्या होने वाला है, फ्लैट हो जाएगा। करना नहीं है, फिर बता रहे सेम स्टोन था और जमीन पे पड़ा था, उसके ऊपर खेल रहे थे, उससे धक्का दे रहे थे, हो रहा था या नहीं धक्का, मूव कर पा रहे थे नहीं, इसके ऊपर बैठे थे, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। वही स्टोन आप 5 स्टोरी बिल्डिंग पे लेकर चले जाइए, 6 स्टोरी या 2 स्टोरी, और वहां से अगर कुछ हो गया तो सेम जो है उसकी पोजीशन से फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। इसी तरह आप लोग एक स्प्रिंग का एग्जांपल देखते हैं, तो मूविंग कार का एग्जांपल आपने देख लिया, मूविंग कार का एग्जांपल देख लिया, और आपने स्टोन वाली बात देख ली जो है।
इसी तरह स्प्रिंग का देख लीजिए, स्प्रिंग इस तरह है, इस तरह एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग यहाँ पर है और ये कंप्रेस्ड स्टेट में है, प्रेस्ड। यहाँ पे एक बॉल रख दीजिए, ये जो है दबी हुई है, ठीक। लेकिन जब इसकी जो रिलीज हो जाएगा, यानी स्प्रिंग का जो दबाया गया है इसे जब रिलीज होगा, यानी जिसकी जो कंप्रेस्ड स्टेट है उससे जब रिलीज होगी तो ये बॉल उठा के, ये वाली बॉल जो है उठा के फेंक देगी। ये बॉल जो है अगर ये ऐसे हो गई, ये फ्री हो गई तो तुरंत ये बॉल जो है इसी तरह भाग जाएगी, गिर जाएगी, फेंक देगी ऊपर की तरफ। तो ये स्प्रिंग की बात हो गई, और कार की बात हो गई, स्टोन बॉल की बात हो गई। डैम की बात देख लीजिए, एक डैम में पानी भरा है, बहुत पानी भरा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है? वो अगर डैम टूट गया तो क्या होने वाला है? टोटल डिस्ट्रक्शन, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो वहां पे उसकी पोजीशन के कारण है, वहां जो है डैम के अंदर जो पानी भरा है और डैम की पोजीशन के कारण, डैम की स्पेसिफिक पोजीशन के कारण उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। अगर वो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज हुई तो तबाही हो जाएगी। अब कैसे होता है ये भी बताएंगे। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जब हम बताएंगे तो ये भी बताएंगे कि पोटेंशियल एनर्जी खुद काम नहीं करती है, जब वो कन्वर्ट होती किसमें? काइनेटिक एनर्जी में, तभी वो वर्क करती है। तो लॉ ऑफ एनर्जी का मतलब यही है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कभी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। यही यहाँ पर प्रिंसिपल लागू होता है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में जब चेंज होती है तो तभी काम करती है। तो ये सारी चर्चा हो गई। अब आगे हम लोग देख लिया जाए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम जल्दी जल्दी देख लिया जाए। एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है बच्चों? वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है if any force is applied on a moving body, if a force is applied on a moving body, the work done will be equal to change in the kinetic energy of the body। यानी अगर किसी मूविंग बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं तो वर्क डन कितना होगा? जितना उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी और माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। दैट्स वेरी सिंपल, यही है और कुछ नहीं। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो वर्क डन आपको पता है एफएस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अगेन यहां पर वही चीज आ जाएगी। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है आपका? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब यहां से एस फाइंड आउट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इस 2a को इधर ले आइए, 2a इक्वल टू ए को बड़ा बना लेते हैं और यस, ये हो गया आपका। एस की वैल्यू क्या आ गई? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब इसको यहां पर पुट कर लेते हैं वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा? एफ की वैल्यू ma इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ए और ए यहां पर सॉल्व हो गया, कट गया, तो क्या हो जाएगा? एम बी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको सेपरेटली आप लिख लीजिए, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ये एम यू स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 दोनों के साथ डिवाइड है, दोनों के साथ हो जाएगा। तो ये क्या हो गई? हाफ एम बी स्क्वायर, यानी वेलोसिटी पहले यू थी, इनिशियल वेलोसिटी यू थी, बाद में फाइनल वेलोसिटी भी हो गई जब हमने फोर्स अप्लाई किया, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई। इसको kf लिख सकते हो, और हाफ एम यू स्क्वायर ये भी काइनेटिक एनर्जी है, तो जो है ये भी काइनेटिक एनर्जी, फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के आई हो जाएगा। हाफ एम बी स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, हाफ एम बी स्क्वायर, और इनिशियल हो जाएगी हाफ एम यू स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका वर्क डन। यही चीज वो कह रहा है, यही चीज वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है। When a force is applied on a moving body, the work done will be equal to the change in kinetic energy of that body। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का कितने टाइप की होती है, बस केवल ये थ्योरी पार्ट जान लेते हैं जल्दी जल्दी। काइनेटिक एनर्जी को के से लिख देते हैं। कितनी टाइप की होती है, ये इस तरह कर लीजिए आपका। एक हो जाएगा ट्रांसलेटरी, दूसरा क्या हो जाएगा आपका रोटेशनल, और तीसरा आपका हो जाएगा वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। अब ये क्या चीज होता है, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी मोशन में जो है प्रोड्यूस होगी, यानी एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द बॉडी व्हाइल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। जब स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी मूव कर रही होती है इस तरह, इसके कारण जो बॉडी में जो एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी आती है, वो ट्रांसलेटरी होती है। रोटेशनल, जैसे मूविंग कार है आपकी, ये ठीक है, ये कार ऐसे बना लीजिए, इस तरह कार बन गई, सही से नहीं बनी, बन गई। ये कार जो मूव कर रही है आगे, ठीक, स्ट्रेट लाइन में जो मूव कर रही है, इसके कारण जो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी, वो ट्रांसलेटरी कहलाएगी, बिकॉज इट इज मूवमेंट इज ट्रांसलेशनल हियर, यानी इन ए स्ट्रेट लाइन। रोटेशनल कब होगी, रोटेशनल व्हेन द बॉडी इज इन द रोटेटरी मोशन, यानी मूविंग अबाउट इट्स एक्सिस। अगर कोई बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट मूव कर रही है, ठीक है, ये मूव कर रही है, तो इसके कारण जो एनर्जी होगी वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। स्पिनिंग टॉप लट्टू जिसको बोलते हैं, स्पिनिंग टॉप क्या हो गया, स्पिनिंग टॉप हो गया। और अर्थ का जो मूवमेंट है अराउंड द सन, वो भी रोटेशनल है। रोटेशनल बहुत हैवी एनर्जी होगी उसमें। तो अर्थ का मूवमेंट जो होता है, रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस होता है, रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस, नॉट अराउंड द सन, रेवोल्यूशन होगा, रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस जो अर्थ का होता है। तो उसमें भी एक बहुत हैवी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। अच्छा, एक चीज देखना है, कार में जो ट्रांसलेटरी के साथ साथ रोटेटरी भी होता है। इसके व्हील्स के कारण जो रोटेट होती है, उसके कारण अबाउट इट्स एक्सिस, उसके कारण इसमें दोनों मोशन होते हैं, ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेशनल। तो यहाँ स्पिनिंग टॉप एग्जांपल हो गया, एंड अर्थ जो है रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस हो गया। अब वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, व्हेन द एनर्जी इन द बॉडी इज ड्यू टू बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स वाइब्रेशन। अगर किसी बॉडी में वाइब्रेशन हो रहा है, उसके कारण जो हो रही है एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो ऐसी काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। जब टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी होता है, बॉडी का टू एंड फ्रो मोशन, इस तरह टू एंड फ्रो मोशन होगा, तो उसके कारण जो एनर्जी होगी वो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। जैसे पेंडुलम क्या करता है, इधर जाता है फिर इधर जाता है, वाइब्रेशन। कभी कभी एक स्ट्रिंग है आपकी, स्ट्रिंग है कोई, एकदम खींच के रखिए और यहाँ पर टच करिए इसे, तो वाइब्रेशन होता रहेगा काफी देर तक। तो ये वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। अब टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी हमने देख लिया। अब हमारी जो है बारी है देखने की क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब हम लोग देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अभी हमने आपको एग्जांपल दिए थे, किसके चीज के एग्जांपल दिए थे, डैम के एग्जांपल दिए थे हमने। एक स्टोन बॉल कह लीजिए, स्टोन का जो व्हेन इट इज अबव द अर्थ, जब अर्थ से यानी जमीन से नीचे है, ऊपर है, जब उसके दो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। या जो है ड्यू टू शेप एंड साइज, स्पेसिफिक शेप एंड साइज के कारण जब होता है, स्पेसिफिक जो है चेंज शेप एंड साइज के कारण होता है। जैसे आप किसी स्प्रिंग का मैंने एग्जांपल दिया था, स्प्रिंग को आपने प्रेस करके रखा है स्पेसिफिक पोजीशन में, जब वो रिलीज होगी तो एनर्जी रिलीज, इसका मतलब उसमें एनर्जी स्टोर्ड है और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। जब वो रिलीज होगी काइनेटिक एनर्जी के रूप में वो अपना काम करेगी। इसका मतलब ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी, इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी
यानी ये बॉडी पोजेस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन, चेंज पोजीशन, शेप एंड साइज। इसके कारण जो एनर्जी होती है उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे एक रबर को आप स्ट्रेच पोजीशन में रखते हैं, रबर को स्ट्रेच पोजीशन में रखेंगे, खींच के जैसे रिलीज करेंगे तुरंत जो है वो एनर्जी, वो इसका मतलब जब आपने खींचा है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। जैसे आप खींचेंगे कभी आपको चोट लग सकती है या तुरंत इस तरह से हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। इसी तरह आपने जो बॉल, आपने स्प्रिंग की बात करी, स्प्रिंग कंप्रेस्ड पोजीशन में है, उसकी चेंज शेप एंड साइज, नेचुरल शेप एंड साइज में जो थी उससे कंप्रेस की हुई है। जैसे वो मौका मिलेगा उसे रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। डैम में ड्यू टू इट्स हाइट अबव द ग्राउंड, उसके कारण भी डैम में एनर्जी भरी हुई है। अगर कभी डैम टूटा तो टोटल डिस्ट्रक्शन। ये बॉल का एग्जांपल दिया हमने, एक स्टोन का एग्जांपल दिया, इट इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, इट हैज नो मीनिंग, इट विल नॉट अफेक्ट एनी हाउ, बट व्हेन यू कैरी दैट स्टोन अबव द 5th फ्लोर and from there if you release then it will show its potential energy by changing into the kinetic energy। तो इस तरह से, या मैंने कहा था कि सिंपल जो है किसी चीज में, जो किसी बॉडी में उसकी पोजीशन के कारण, शेप के कारण या साइज के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर, जो एनर्जी स्टोर होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इतने सारे एग्जांपल इसमें हो गए। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है कितने टाइप की होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चों 2 टाइप की। एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी होती है आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज होती है? ये होती है ड्यू टू द पोजीशन अबव द ग्राउंड, above the अर्थ से जो जितना हाइट पे जाते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो अबव द अर्थ के कारण जो होती है, यानी जो ग्रेविटी के अगेंस्ट जब हम जाते हैं जो वर्क डन होता है वही एनर्जी होता है। तो पहले ही पढ़ा है, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा लगता है नीचे की तरफ। जब भी कोई चीज ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ काम करता है। तो जब ऊपर ले जाते हैं तो वर्क करते हैं ना। अगर ग्राउंड से नीचे से कोई चीज उठाते हैं तो वही वो जो है उस पर अगेंस्ट ग्रेविटी काम करना पड़ता है, वही एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है, वही एनर्जी उसमें स्टोर रहती है। तो अगर मान लीजिए कोई बॉल है अबव द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, यहां से यहां तक हम ले गए, अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी है, ग्रेविटी के, इसीलिए इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या कहते हैं? ड्यू टू चेंज शेप एंड साइज। मान लीजिए कोई रबर की बॉल हमने प्रेस करके रखी है तो उसकी चेंज एंड शेप एंड साइज को चेंज करने में जो वर्क करना पड़ा, जो हमें दबाने में जो उसको काम करना पड़ा, वही एनर्जी जो है इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उसके रूप में स्टोर रहेगी। स्प्रिंग वाले में भी यही हुआ, इलास्टिक पोजीशन में है, या हमने एक रबर के खींच करके रखा है, जो वर्क डन किया है वही एनर्जी उसमें पोटेंशियल के रूप में स्टोर्ड है। तो ऐसी एनर्जी जो इलास्टिसिटी के कारण है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाए। और ग्रेविटेशनल यानी ग्रेविटी के कारण है, ड्यू टू द पोजीशन अबव द अर्थ के कारण है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब यहां पर वही बात फिर आ गई, इसको लिखते हैं हम, ये क्या होता है? U इक्वल टू होता है mgh। क्यों होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वर्क डन है बाय द बॉडी। वर्क डन क्या होता है? ये F होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स जब ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो F इक्वल टू mg हो जाता है। ये F इक्वल टू mg, या ऊपर लिख लें, ये F हो जाता है mg, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो अबव द ग्राउंड, ऊपर की तरफ हो रहा है या नीचे की तरफ हो रहा है, तो ये जो है आपका ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता है आपका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस तरह से इसको लिखते हैं। और इसके लिए इलास्टिक के लिए सिंपल, यहाँ पर W यानी इसको वर्क डन यानी पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर जो है Fs डायरेक्ट होती है। ठीक है, यहाँ पर ग्रेविटी की बात नहीं आती, तो सीधा Fs होती है। और ये अब 2 बातें देखते हैं इसमें, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में 2 बातें और देख लें, बस कंप्लीट हो जाएगा ये। एक तो ये कि जब हम मान लीजिए कि ग्राउंड से कोई हाइट पर है, कोई बॉडी H1 पे है और H2 पर लिए गए ऊपर, अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आया? U क्या हो जाएगा? फाइनल कितना हो गई इसकी? mgh2 माइनस
कोई बॉडी है, सेम बॉडी है, यहाँ पर वही है, वही यहाँ पर है, सेम मास उसका सेम है, mg h1 हो जाएगा। पहले इतनी थी, पहले mg h1 थी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ तक था, जब यहाँ थी बॉडी और ऊपर ले गए इसको, यहाँ पर बढ़ाकर कर दिया तो mg h2 हो गया। तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो यही होगी, mg कॉमन ले लीजिए और h2 माइनस h1, ये आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया इफ यू इंक्रीज द हाइट ऑफ एनी बॉडी। बिल्कुल ऐसा ही होता है जब हम कोई बॉडी, जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, मान लीजिए यहाँ आ गई बॉडी, अब यहाँ ग्राउंड है, यहाँ पे हाइट थी h1, यहाँ पे थी h2, यहाँ पे थी h2। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस पोजीशन में हो जाएगा, पहले कितनी थी, mg h1 थी माइनस mg h2, यानी हाइट अबव द ग्राउंड। अब ये आ गई, पहले क्या थी, ये थी। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mg h1 थी, ये पूरी हाइट ले लेंगे, और बाद में mg h2, तो यहाँ पे mg कॉमन ले लेंगे और h1 माइनस h2, ये इस तरह से हो गया। अब टाइप्स ऑफ एनर्जी कितनी है, किस तरह कन्वर्ट होती है, वो सारे जो है आपके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो डे टू डे लाइफ में देखते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल क्या है, फैन है, आप मोटर है, घर में मोटर पंप है, वो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल चेंज होती है कि नहीं होती। इसी तरह मैकेनिकल टू जो है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ज्यादा नहीं लिखेंगे, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। आपने मोटर का एग्जांपल देख लिया, फैन का एग्जांपल देख लिया। दूसरा मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल देख लिया, देख लीजिए, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल क्या हो जाएगा आपका, जनरेटर, डायनेमो, वो जब मूव करता है, मैकेनिकल जब मूवमेंट होता है जनरेटर में, तब वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है उसमें, तो ये मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल हो गया। अब इलेक्ट्रिकल टू केमिकल क्या हो गया, जब हम किसी बैटरी को चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल हो गया, जब हम किसी बैटरी को चार्ज करते हैं। और उसी तरह उल्टा हो जाएगा, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल जब हम किसी बैटरी से, सेल से जब हम करंट लेते हैं, ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये जब ड्रॉ करते हैं तब हो जाएगा आपका केमिकल टू इलेक्ट्रिकल हो गया। इसी तरह आपका न्यूक्लियर एनर्जी होता है, बहुत सारी जो है एनर्जी, आपने बहुत सारे एग्जांपल आपने देखे होंगे। इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, जो इलेक्ट्रिकल टू केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, साउंड टू इलेक्ट्रिकल, माइक्रोफोन जिससे हम ये बात कर रहे हैं, हम इस साउंड जा रही है और ये इलेक्ट्रिक में जो वायर के थ्रू आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी या माइक्रोवोल्ट में जिसमें भी है, कितनी कम यूनिट भले हो, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी के रूप में ही जाता है। लाउड स्पीकर हो गया, साउंड टू जो है इलेक्ट्रिकल में आता, जो है हाँ इलेक्ट्रिकल टू साउंड में हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल टू साउंड, क्योंकि जब लाउड स्पीकर में जब इलेक्ट्रिक के माध्यम से सिग्नल आते हैं तो जो साउंड में कन्वर्ट करता है पहले जो इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये जो है आपके बहुत सारे टाइप ऑफ एनर्जी है, ये इसमें किससे क्या है, इससे कन्वर्ट होती है, इससे कन्वर्ट होती है, ठीक है। इसी तरह सोलर एनर्जी है, जो है आपका जो सोलर एनर्जी हो गई आपकी, और ये जो अर्थ के कारण एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी हो गई, जियो थर्मल एनर्जी हो गई, बहुत सारे टाइप के एनर्जी हैं, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई। तो आप इन चीज़ों को एक एक करके पढ़ते जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसी से रिलेटेड बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं। अब आप लोग अगर हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और आप अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स हम करा देंगे। थैंक यू।